हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क कवर करने जा रहे हैं और आपको फ्रंट पे दिख रहा होगा जैसे कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 15 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइप्स आपको मिलेगा ये क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को कवर अप करने की। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जो हमारे प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और सिलेबस काफ़ी अभी पेंडिंग है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एग्ज़ाम में जो आने वाला इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको कवर अप कर रहे हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिक थ्योरी जो कर रहे हैं हम लोग थ्योरी, ये भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको इसी वजह से करवा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि एग्ज़ाम पास में है और हमारा काफ़ी सिलेबस अभी पेंडिंग है। तो इस वजह से हम लोग अब प्रैक्टिकल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी यही चीज़ करने वाले हैं। जैसे जो चैप्टर्स तो हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो चैप्टर्स अभी रहते हैं, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी भी मैं आपको एक वीडियो, हर चैप्टर की एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, हर चैप्टर की एक वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। हर चैप्टर की एक वीडियो। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और अगर आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हो, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हो तो आई एम 100% श्योर आपके एग्ज़ाम में 75% से नंबर कम नहीं आएंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि मोस्टली हमारा सिलेबस जो एग्ज़ाम में आता है वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही आता है। तो हमारे पास इस वक्त जो है वो है डीपीटी। मैं आपको दिखाऊंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे उसी में से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। हम लोगों को पूरा चैप्टर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। नो डाउट आपको करना है तो कर सकते हो आप लोग, बट अगर आप लोग ईजी चाहते हो कि जैसे आप काफ़ी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं कवर किया है तो उनके लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इस वजह से आपके लिए वो वीडियोज़ प्रोवाइड हो रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सी दैट वीडियोज़। एक या दो दिन में आपको वो वीडियो एक एक चैप्टर की धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलनी चाहिए। डोंट मिस दी वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो लेक्चर्स। ठीक है गाइस, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट की वीडियोस है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको थंबनेल पे भी लिखा मिल जाएगा कि क्वेश्चन के ऊपर मैं लिख देती हूँ थंबनेल पे कि कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन आने वाला है। और ये मैं मजाक में नहीं लिखती हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। अगर आप लोग चाहो तो मैं कभी दिखा दूँगी, वो एग्ज़ाम्स में आपको मिलेगा क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन डीपीटी में से ही देख के करवाती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए ज़्यादा हो गया, 2 मिनट हो गए आपको मेरी बातें सुनते हुए। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए इस जो हमारा ये टाइप्स है इसमें पहले लिख क्या रखा है, ऑफ्टन पीपल नॉट अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये रिस्क के बारे में पता ही नहीं होता है। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है कि हम लोग वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या रिस्क है, हम लोगों को क्या बेनिफिट है, क्या लॉस होगा हमको। ठीक है, हम लोग किसी की भी बातों में आगे ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। देखिए, often people are not aware of the risk involved in the investment they choose to make this make them worried or confused। ये जो वो बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देती है ना, ये उनको बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको कहूँ, वरीड या उनको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, वरीड और कंफ्यूज। ये जो आप लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये आपको वरीड एंड कंफ्यूज कर देगा। द की ऑफ इन्वेस्टिंग वाइजली इज़ टू नो द रिस्क यू आर टेकिंग। द की टू इन्वेस्टिंग वाइजली, जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, इज़ टू नो। आपको इन्वेस्ट करने से पहले नो मतलब पता होना चाहिए द रिस्क जो आप लोग ले रहे हो, द रिस्क यू आर टेकिंग एंड हाउ योर इन्वेस्टमेंट आर लाइकली टू परफॉर्म। जो रिस्क आप ले रहे हो और आपने जो रिस्क लिया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे परफॉर्म करेगा, विद इन द रिस्क पैरामीटर्स आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म करेगी। अगर रिस्क का लेवल काफ़ी हाई हुआ तो ये हो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस में है नो डाउट सुधार आएगा, बट एट ए टाइम वो बिल्कुल गिर भी सकती है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आपका रिस्क जो ले रहे हो वो कितना है, आप उतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपने इतना रिस्क ले लिया और एट ए टाइम आपकी मनी डूब गई तो क्या उसको आप सहन कर पाओगे या सुसाइड कर लोगे। तो ये थोड़ा चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करनी चाहिए, ठीक है। द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट आर मेंशन इन देयर डॉक्यूमेंट। ये मोस्टली वैसे तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो रिस्क होता है उसको उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया होता है या उसके जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उसमें मेंशनड होता है। बट आप लोग कई बार होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना रीड किए प्रोस्पेक्टस या डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड हैबिट, तो प्लीज़ चेक करा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, केयरफुली रीड करना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है एंड अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। द फैक्ट इज ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। जो इसका सबका निचोड़ है या फैक्ट आप बोलो, एक फैक्ट यही है कि हर इन्वेस्टमेंट में चाहे आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करो या बड़ी से बड़ी, कुछ रिस्क का अमाउंट तो इन्वॉल्व होता ही है। चाहे वो इतू सा रिस्क भी क्यों ना हो, वो इन्वॉल्व तो है ना, उसको आप लोग रिस्क ही कंसीडर करोगे। ये तो कहोगे नहीं मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो द फैक्ट ये है कि हर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना थोड़ा रिस्क तो कैरी करती ही है। द टाइप ऑफ रिस्क में डिफर। जो रिस्क का टाइप है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट चेंज होता रहता है। अगर आपने छोटी इन्वेस्टमेंट की है तो कम रिस्क है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द टाइप ऑफ रिस्क में डिफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट डिफर होता जाता है वो रिस्क, मेकिंग इट ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट। और ये सभी चीज़ें हमारे लिए ये और भी ज़रूरी बना देती हैं, मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। इतना रिस्क हमें और भी यार बता देता है कि हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो ये तो एक इलिटरेट वाली बात होगी कि हम लोग उसको डॉक्यूमेंट को रीड ही नहीं कर रहे। हमारे सामने पड़ी है हम लोगों को बचाने के लिए किसी भी लॉस से, और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये दोनों पॉइंट सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक टाइप्स के अंदर मिलेंगे देखने को, तो ये दोनों इसी के पॉइंट्स हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी। मेन आपके दो टाइप्स ही हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बाद दिखाऊंगी एक डायग्राम, उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के अंडर आते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंडर आते हैं। अगर आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो आप वैसे कर लेना क्वेश्चन को। मैंने इसमें जो पॉइंट्स आगे कवर अप किए हुए हैं एज इट इज़ अदर टाइप्स लिख के कवर अप कर रखे हैं, बट हर पॉइंट जो कवर अप हुआ है या तो वो इसके अंडर होएगा या इसके अंडर। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उसको चेक करना, मैं आपको समझ दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिस्क पहले ये देख ले, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। द इन्वेस्टमेंट रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, नेमली जिनके नेम्स क्या है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क, इसको देखते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क इज द टाइप ऑफ रिस्क दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, जिसको आप लोग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने बहुत अच्छी तरह लास्ट वीडियो में समझाया है इसको, पॉइंट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इससे एग्जैक्टली ऊपर वाली वीडियो होएगी, उसको आप लोग देख लो, ठीक है। अगर आपको नहीं देखनी, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे भी दे रही हूँ। देखिए क्या है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। एक कंपनी है, एक कंपनी की एक्सटर्नल साइड है, एक कंपनी की इंटरनल साइड है। अनसिस्टमैटिक कंपनी की इंटरनल साइड रिस्क होते हैं, जो कंपनी की इन्वायरमेंट अंदरूनी होते हैं, जैसे कंपनी के वर्कर्स वगैरह ने स्ट्राइक वगैरह कर दी वो। और जो सिस्टमैटिक दैट इज़ एक्सटर्नल, दैट इज़ बाहरी रिस्क होते हैं जो कंपनी के, वो होते हैं जैसे कि कोई पॉलिसी में चेंज आ गया, ये पूरी मार्केट से रिलेटेड होते हैं। इसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी पे कभी नहीं पड़ता। सिस्टमैटिक रिस्क का जितनी भी उस मार्केट में उस फील्ड से रिलेटेड कंपनीज है सबको इफेक्ट करेगा ये रिस्क, ठीक है। इस रिस्क को आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ये ऊपर से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ा जाता है। इस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज अगर आपके वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप लोग उनसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखिए क्या लिख रखा है, सिस्टमैटिक रिस्क इज द टाइप ऑफ रिस्क दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स। ये आपको आपके लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को इफेक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड
अनसिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट अ वेरी स्मॉल कैटेगरी ऑफ एसेट्स, ये भी इफेक्ट करता है बट वेरी स्मॉल कैटेगरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक और रिस्क, और इसका दूसरा नाम है अनस्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, अब आपको मैं जो डायग्राम की बात कर रही हूँ वो दिखाती हूँ एक बार। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा दिखेगा वो डायग्राम, बट देख लेना चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे जो इसके टाइप्स करने वाले हैं ना वो इसी में से कुछ पॉइंट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इस डायग्राम के थ्रू करना है तो ऑब्वियस आपको सभी पॉइंट्स के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और उनको करने में आपका क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हमको सिर्फ 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन चाहिए। अब ये तो है नहीं है हमारा पेपर में क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा है, हमें शीट्स 5 ही भरनी है, पेपर में ज़्यादा नहीं भरनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मटीरियल मैंने जो प्रिपेयर किया है, अगर आप लोग इसके बेस से करते हो तो आपको ये सभी पॉइंट्स कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग दूसरे वे से करते हो, मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, समझा दिया आपको, आपने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि सम अदर टाइप्स। अब इसमें से जो पॉइंट्स आपको सूटेबल लगते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। जैसे आपको लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा बहुत आइडिया होएगा, जो आपको मार्केट रिस्क का आइडिया है, इंटरेस्ट रेट रिस्क का आइडिया है, तो आप लोग को जो लगते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैच कर लेना कि कौन सा पॉइंट किसके सब अंडर आ रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके अंडर के होंगे, कुछ इसके अंडर के होंगे, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। ठीक है जी, मैं आपको डायग्राम नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये 2 पॉइंट्स कर लिया अपने सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, आगे और भी है इसका थोड़ा सा मटीरियल, यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, इट अफेक्ट सिस्टमेटिक, इट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, ये लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को अफेक्ट करती है। एनी न्यू लॉ दैट गवर्नमेंट पासिस, मैंने बताया था अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है, कोई भी न्यू लॉ पास करती है गवर्नमेंट पासिस, और एनी रेगुलेटरी अनाउंसमेंट करती है दैट अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एंड फॉल अंडर सिस्टमेटिक रिस्क, और उसकी वैल्यू गिर भी जाती है। ठीक है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क की आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टॉक may get affected due to a fire at the company's manufacturing plant। ये उसके जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, ये कंपनी के इंटरनल रिस्क हैं। इंटरनल रिस्क जैसे कंपनी में कुछ फायर अक्कर होगी, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, आप ऐसे एग्जांपल्स लगा सकते हो, कुछ इंटरनल है, इसका बाहर वाली कंपनी से तो कोई लेना देना नहीं है। बट अगर ये चेंजेस कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो ये पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगी, ये किसी को इफेक्ट नहीं करेगी। आपको एग्जाम्पल समझ आ गई। अब आगे मैंने कैसे लिखा है, लेट अस लुक एट द सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ रिस्क। आप लोगों को ये पॉइंट्स को उनके अंदर रिलेट करना है, आप नो डाउट कर सकते हो, कोई गलत नहीं क्वेश्चन होएगा। ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या होता है, बिजनेस रिस्क में जाता कैसे है, बिजनेस रिस्क में जाता कैसे है जी, बिजनेस रिस्क में जाता है हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से। स्पेसिफिक रिस्क देखिए, बिजनेस रिस्क को क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क ऑल्सो नोन एज स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क। हमने अभी अभी ऊपर कहीं स्पेसिफिक रिस्क पढ़ा था, आई डोंट नो, आप लोग ध्यान देना ज़रा कहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको पेज दिखाती हूँ, देखना कहाँ पे लिख रखा है स्पेसिफिक रिस्क, ये लिख रखा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिस्क, दैट मीन्स बिजनेस रिस्क किसके अंडर है, इस पॉइंट के अंडर है। तो आप लोगों को पॉइंट सब अंडर करने आप कर सकते हो, कोई डाउट गलत नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं बिजनेस रिस्क क्या है। बिजनेस रिस्क ऑल्सो नोन एज स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, दिस रिस्क में बी स्पेसिफिक टू अ सेक्टर एज ऑफ्टन कंपनीज पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक सेक्टर हैव आइडेंटिकल रिस्क। ये रिस्क कौन सा होता है, इसको स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं। सम सेक्टर्स, कुछ कंपनीज को प्रिटेन करता है ये रिस्क, ये पूरे सेक्टर को नहीं इफेक्ट करेगा ये वाला रिस्क, क्योंकि ये अनसिस्टमेटिक के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको बताया एक इंडस्ट्री है, अब एक इंडस्ट्री में अगर कुछ भी रिस्क आ रहा है तो वो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उनको इफेक्ट करेगा। मार्केट में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको इफेक्ट नहीं करेगा। एक बिजनेस को रिस्क हुआ है तो एक बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा। देखिए लिख रखा है टू अ स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है, उसी को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल all sugar manufacturing companies, ठीक है, all sugar manufacturing companies will suffer if this sugar output is low, अगर पीछे से ही उसका आउटपुट कम आ रहा है in a particular year due to poor rainfall, तो जितनी सिर्फ शुगर की कंपनीज हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, या जो हमें चाय पत्ती बेच रहे हैं उनको इफेक्ट करेगा। शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, ठीक है ना, तो उसी को इफेक्ट करेगा। दिस रिस्क इज पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी में गो बैंकरप्ट, इस रिस्क की वजह से पॉसिबिलिटी है कि कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, लीडिंग टू
crashing of the stock price or an issuer of a bond not being able to pay the promised interest or principal amount, कंपनी बैंकक्रप्ट होगी, उसकी स्टॉक प्राइस क्रैश होगी लीडिंग टू क्रैशिंग ऑफ द स्टॉक प्राइस, और एन इशूअर जो बॉन्ड इशूअर को जो उसने इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था कि वो पे करेगा, ठीक है, जो उसने इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था पे करेगा, अब ऑब्वियस है वो बैंकक्रप्ट हो गया तो क्या वो इंटरेस्ट पे करने के काबिल रहा? नो, नॉट बीइंग एबल टू पे द प्रॉमिस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, क्योंकि ये उसको लॉस हो रहा है, बिजनेस में रिस्क आ गया, लॉस भी तो हो सकता है ना, बिजनेस रिस्क की वजह से आप लोग बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो, ठीक है। ईजियर सोल्यूशन टू अवॉइड, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ईजियर सोल्यूशन टू अवॉइड बिजनेस रिस्क, एग्जाम्पल व्हेन यू इन्वेस्ट यू कैन डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बाय होल्डिंग स्टॉक और वेरियस कंपनीज इंस्टीड ऑफ जस्ट वंस। अब इसकी मतलब समझो, एग्जाम्पल क्या दे रखी है कि अगर आप लोगों को इस रिस्क को अवॉइड करना है, ठीक है, अगर आप लोग एक ही एसेट में इन्वेस्ट करोगे, जैसे यहाँ पे दिखाया कि शुगर, अगर मैंने अपने सारे पैसे इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे होंगे तो अगर इसको रिस्क हुआ, ये बैंकक्रप्ट हुआ, मेरे पैसे सभी के सभी डूब गए, मेरे को लॉस हुआ, तो ये चीज़ नहीं हमको करनी। हमको क्या करना है, जब भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट यू कैन डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, दैट मीन्स यू कैन डिवर्सिफाई योर मनी, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट एसेट्स, नॉट जस्ट वन एसेट। आप लोगों को अलग अलग एसेट्स में अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है, ये नहीं सिर्फ शुगर में ही कर दी। अब मैंने जैसे ये शुगर गिरी, ठीक है, शुगर के प्राइसेस गिर गए, शुगर बैंकक्रप्ट हो गई कंपनी, बट जो चाय पत्ती टी की कंपनी थी, टी की जो चाय पत्ती कंपनी थी वो चढ़ गई। अगर मैंने इसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए होते, थोड़े उसमें किए होते, तो जो इधर से मेरा लॉस हुआ था वो उधर से कवर हो जाता, मेरे को एटलीस्ट जितने मेरे खुद के थे वो तो वापस आते। तो वही लिख रखा है, जब भी आप इन्वेस्ट करो यू कैन डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, उसको सेपरेट करके अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, बाय होल्डिंग स्टॉक और वेरियस कंपनीज इंस्टीड ऑफ जस्ट वन। सिर्फ एक में इन्वेस्ट मत करो, ये आपको थोड़ा सा रिस्क में डाल सकता है, ठीक है। इसको अवॉइड करने का इन्होंने वे बताया है कि अगर आप लोग एक ही जगह में रिस्क अपना सारा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको बिजनेस को बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया इसकी वजह एक की वजह से बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो आपके पैसे तो मिलने बहुत दूर की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क क्या है? करेंसी रिस्क इज द रिस्क दैट अराइजेज विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। अगर जैसे हमने किसी बाहर वाले विदेश में कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, जब हमने इन्वेस्टमेंट की तब वहाँ डॉलर कुछ 64 के करीब था, उसके बाद जस्ट बाद जब हमें इन्वेस्टमेंट रिसीव होने वाली थी वो डॉलर का प्राइस एकदम गिर गया, हम लोगों का 64 का था, कहीं पे आगे 40 पे रह गया, ठीक है। तो वो कितना हमारी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा, हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से यू इन्वेस्ट इन यूएस डॉलर, आप लोगों ने यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट किया, वेयर वन यूएसडी डॉलर कितने का था? ₹64 का। नाउ इफ़ द यूएसडी फॉल्स, अगर वो उसकी प्राइस कम होगी ड्यू टू सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से, देन द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो फॉल, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी जब उसके डॉलर का प्राइस ही गिर गया, ठीक है। तो करेंसी रिस्क प्रेजाइस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट डन इन एनी अदर करेंसी देन योर होम करेंसी एंड इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बोला गया कि करेंसी रिस्क जो है इसको आप लोग कैसे सेव कर सकते हो, कि अगर आप लोग अनदर करेंसी में अगर आप लोग ना ही करो या होम करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा करो प्रोमिनेंट, अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तब आप लोग बाहर के किसी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। नो डाउट जल्दी करेंसीज के अमाउंट में चेंज नहीं आता है, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, बाहर की करेंसी का कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले ही सभी रिस्क को आपको मेजर करके चलना है कि आपको क्या क्या रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या है? दिस स्पेशली कंसर्न इन्वेस्टर, ये स्पेशली कंसर्न करते हैं इन्वेस्टर से हु इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। A good credit score or risk means that the company or institute will pay the promised principal and the interest that they owe. गुड क्रेडिट स्कोर मतलब क्या है कि उनका गुड क्रेडिट स्कोर है कि वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उस अमाउंट को टाइम पे कर देते हैं, उनका एक गुड क्रेडिट का स्कोर है, ठीक है। और रिस्क मीन्स दैट द कंपनी और इंस्टीट्यूशन विल पे द प्रॉमिस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दैट दे ओ, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो मैंने बताया वही है। जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड एटलीस्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। जनरली जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं
वो होल्ड करते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। वेयर एज बॉन्ड्स टेकन आउट बाय कंपनी, जब बॉन्ड्स को टेकन आउट करती हैं कंपनीज, हैव हायर क्रेडिट रिस्क बट ऑल्सो ऑफर अ हायर रेट। अब ऑब्वियस है, अगर कोई उसको हायर रिस्क पे टेक आउट कर रहा है तो उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा होगा, यही लिख रखा है। वेयर एज बॉन्ड टेकन आउट बाय कंपनीज हैव हायर क्रेडिट रिस्क, जब उन्होंने हायर क्रेडिट रिस्क पे उस एसेट को टेक आउट करा है तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर किया गया होगा। टिपिकली हायर द डिफ़ॉल्ट, अगर हमारा डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है और क्रेडिट रिस्क हायर है, द गिवन इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो हायर द गिवन इंटरेस्ट रेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्फ्लेशनरी रिस्क। इन्फ्लेशनरी रिस्क क्या है? दिस रेफर्स टू द रिस्क दैट योर इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो विल कंसीडरेबल रिड्यूस इन परचेजिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी रिस्क क्या है कि ये रिस्क है जो हमारी इन्वेस्टमेंट या कैश फ्लो को कंसीडर करता है, कंसीडरेबल रिड्यूस इन परचेजिंग पावर ड्यू टू, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में तो उसके अकॉर्डिंग ये कंसीडर करता है हमारे कैश फ्लो को, परचेजिंग पावर को, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे इन्फ्लेशनरी रिस्क को कम या ज़्यादा होता है। बेस्ट वे टू अवॉइड, को अवॉइड करने का बेस्ट वे कौन सा है इन्फ्लेशनरी रिस्क को? इज़ टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़। अगर आप लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो दैट गिव्स हायर रिटर्न्स, तो ये आपको हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं देन इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें सेफेस्ट रहेगा अगर आप लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो विद दी, आपको इस रिस्क के बचने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है कि इक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट के जो रेट से आपको रिस्क है, देखिए क्या है इसमें, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ द रिस्क दैट द वैल्यू ऑफ द फिक्स रेट, जो फिक्स रेट की वैल्यू है, दैट इंस्ट्रूमेंट्स विल डिक्लाइन, जो फिक्स रेट की वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, राइज होने से आपकी जो फिक्स रेट है वो कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो देन द फिक्स रेट विल बिकम लेस। जब आपका फिक्स रेट कम होएगा तो अट्रैक्टिव इज इन इफ द बेस ऑफ रेट इंक्रीजेस, तो ये अट्रैक्टिव होएगा जब आप लोगों का रेट कम है, ठीक है। फिक्स रेट विल बिकम लेस, जब आप लोगों का रेट फिक्स होएगा तो ये लेस अट्रैक्टिव लगता है, बट ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये जैसे आप लोग, मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनना, जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स है, ठीक है, आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है इतनी इन्वेस्टमेंट करने में, जैसे 20% रेट रखा हुआ है, तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर रहे कितने सालों से, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। 2 साल से मैं इतना ही प्रॉफिट या इतना ही लॉस कवर अप कर रहा हूँ, वैसे लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता, कितने प्रॉफिट कवर अप कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ बढ़ाना है तो वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। बट अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, कभी आप लोगों ने बढ़ा दिया कम, कभी उसको कम कर दिया, तो आप लोगों के कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनको इस बार कितना मिलेगा। तो वही लिख रखा है, द फिक्स रेट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, जो अगर आप लोग फिक्स इंटरेस्ट रेट सेट कर दोगे तो वो लेस अट्रैक्टिव होएगा, ठीक है। तो अगर आपको उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट्स आती रहती हैं। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? दिस इज़ सिंपली द रिस्क यू टेक व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ये कौन सा रिस्क है? सिंपली अगर आप लोग जब अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, इट इज़ टेकन एज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। इसको आप लोग सिस्टमेटिक रिस्क की फॉर्म में ले सकते हो, एज इट फॉलो इट्स ओन ब्रॉड ट्रेंड। ये अपने खुद के ब्रॉड ट्रेंड्स को फॉलो करता है, एंड साइकिल एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय डिवर्सिफिकेशन, और इसको हम लोग डिवर्सिफिकेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख रखा है, जबकि सिस्टमेटिक रिस्क है और सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग रिड्यूस ही नहीं कर सकते। डिवर्सिफिकेशन की हेल्प से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवर्सिफिकेशन की हेल्प से हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। उसका दूसरा नाम ही डिवर्सिफिएबल रिस्क है अनसिस्टमेटिक का, बट ये तो सिस्टमेटिक है, तो हम लोग इसकी हेल्प, डिवर्सिफिकेशन की हेल्प से इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अनलाइक बिजनेस और स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क, जिसको जो कि हमारे अनसिस्टमेटिक के अनदर नेम्स हैं, डिवर्सिफिएबल रिस्क,
बिजनेस रिस्क, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क। आप लोग चेक कर लो, पिछला डिफरेंस मैंने करवाया, पूरे उसके सभी नाम्स लिख रखे हैं उसमें, ठीक है। वन वे टू राइड थ्रो द मार्केट रिस्क इज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। मार्केट रिस्क के बचने के लिए एक तरीका है कि आप लोग स्टे इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप लोग इन्वेस्ट करते रहें, करते हैं। जैसे आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे अब उसमें कोई चेंज भी आता है तो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड के लिए इफेक्ट करते हो, आपने कल इन्वेस्ट किया, 6 महीने में कुछ गवर्नमेंट से चेंजेस आ गए और आपकी इन्वेस्टमेंट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो कि अगर चेंजेस आए भी तो उनको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर पाओ, इतना टाइम आप लोगों के पास हो। ये तभी सुटेबल है जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है आप लोगों का मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क यूजुअली कम्स इनटू प्ले व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड और अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मैनेजमेंट रिस्क कब आता है? यूजुअली जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो या तो म्यूचुअल फंड्स में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। देखिए, दिस रिस्क इज दैट द फंड मैनेजर में अंडर परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द गिव बैक बेंचमार्क। ये रिस्क ऐसा है जिसको फंड मैनेजर जो है वो उसके जैसे उन्होंने ना, कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जैसे इन्वेस्टर कह रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट का एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क क्या होता है कि फंड मैनेजर में अंडर परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेंचमार्क, तो उसी के अंडर परफॉर्म करते हैं या हमारी ड्यूटीज़ को, अगर हमारा रिस्क है तो उसी बेंचमार्क के अंडर। जब जैसे कि मेरी नीड थी कि मुझे 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा बेंचमार्क सेट है, तो ऑब्वियसली रिस्क भी मेरे ऊपर उसी उतने के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होएगा ना। ये तो है नहीं कि मेरे ऊपर 1 लाख के अकॉर्डिंग रिस्क अप्लाई कर रहे हैं जबकि मैं इन्वेस्टमेंट 10,000 की करना चाहती थी, नो ना। तो उसी अकॉर्डिंग बता रखा है। वन वे टू अवॉइड मैनेजमेंट रिस्क इज टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। इसको अवॉइड करने का वन वे क्या है कि आप लोगों को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ एवर द डाउन साइड ऑफ ट्रेड ऑफ इज दैट इज इट विल नेवर आउट परफॉर्म द मार्केट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। जो मतलब इसका डाउन साइड क्या है कि इंडेक्स फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो ये आप लोगों को कभी भी नेवर आउट परफॉर्म द मार्केट, आप लोगों को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब आप लोगों को कभी खास इसमें कुछ रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को मार्केट में करना पड़ता है, ठीक है। इन रिटर्न आपको मिलने में काफ़ी झिक करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क तो काफ़ी बच्चों को आई होप पता होएगा लिक्विडिटी रिस्क कौन सा होता है। दिस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट यू मे नीड टू एबल टू सेल एंड रेज मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट व्हेन नीडिंग। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि आप लोगों को जब भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना, आपको चेक करना चाहिए कि जिस इन्वेस्टमेंट में आप लोग एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो एसेट आपका लिक्विड है, मतलब जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो क्या उस आप एसेट को कन्वर्ट कर सकते हो या तो कैश में या उसको सेल कर सकते हो, तो दैट इज़ लिक्विड रिस्क, लिक्विडिटी, ठीक है। एसेट्स आपको इन्वेस्टमेंट करते समय चेक करना चाहिए कि वो लिक्विड हो, क्योंकि आपकी कभी भी टफ टाइम में वो काम आ सकते हैं। तो वही बता रखा है। अब इसके ऊपर भी रिस्क बता रखा है। दिस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि दैट यू मे नॉट बी एबल टू सेल, आप लोग उसको सेल करने में एबल नहीं है या रेज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस मनी योर इन्वेस्टमेंट व्हेन, जब आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों ने लिक्विडिटी में इन्वेस्ट कर दिया बट उसमें भी कुछ रिस्क है, कई बार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ना उसको सेल कर सकते हो ना उसके विद द हेल्प ऑफ दिस अपनी मनी को रेज कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी रेफर टू दी रेडीनेस टू सेल दी एसेट। लिक्विडिटी वैसे मोस्टली रेफर किससे करती है कि आप उसको सेल कर सकते हो एसेट्स को, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स आर वेरी लिक्विड, ठीक है। आपके स्टॉक्स बहुत ही लिक्विड है, आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो। वेयर एज योर हाउस इज़ हाईली इलिक्विड, बट हम लोगों का हाउस है जो वो बहुत इलिक्विड है, हम लोग उसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग हमारे हाउस को सेल कर देते हैं, नो, हमारा हाउस इलिक्विड है। द रिस्क विल इलिक्विड एसेट लाइक रियल एस्टेट और द फिक्स एसेट डिपॉजिट इज दैट दे यू आर नॉट वेरी इजी टू सेल, ठीक है। जो इलिक्विड है, जैसे इन्होंने हाउस की एग्जांपल दी, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है दैट डज नॉट मीन कि वी हैव सेल अवर हाउस, ठीक है।
स्टॉक्स होते हैं जिनको हम लोग सेल कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने रिस्क की मेजरमेंट करके आपको बताई है कि आपको किस तरीके का रिस्क आ सकता है और उसको अवॉइड क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है, दी रिस्क विद इलिक्विड एसेट, जो इलिक्विड एसेट्स के साथ आपको रिस्क है, लाइक रियल इस्टेट या आपने फिक्स टर्म जो आपने डिपॉजिट जो आपने हाउस बताया, इज दैट दे आर नॉट वेरी इजी टू सेल, ये बहुत ईजी नहीं होते आप लोगों के लिए सेल करने। तो इन लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव रिस्क। रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव रिस्क के नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। जो चेंजेस आते रहते हैं कंट्री की रेगुलेशंस में, पॉलिसीज में, वो है। दिस इज व्हेन द लॉ मार्क और रेगुलेटर ऑफ अ कंट्री पासिस न्यू लॉज और अनाउंस रेगुलेशंस दैट मे हर्ट योर इन्वेस्टमेंट। ऐसी रेगुलेशंस या ऐसी पॉलिसीज़ को वो अनाउंस करते हैं जो बहुत बुरे तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हर्ट करती हैं। दिस सेक्टर दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन, उस सेक्टर को या तो आपकी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली हर्ट करती हैं या और आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड और दी सेक्टर्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड, जिस या तो उस सेक्टर को इफेक्ट करेंगी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क है जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंडराता रहता है साया बन के, रेगुलेटरी में चेंजेस आने, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल क्या है, इफ़ द गवर्नमेंट टेकन आउट अ लॉ ऑफ लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक टर्मिनल एनर्जी, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, टेक आउट लिए हैं लॉ ऑफ लिमिट, प्रोडक्शन की लिमिट के ऊपर या उसकी यूसेज के ऊपर, कि उसकी यूसेज में, जैसे आप लोग एग्जांपल में यहाँ पे टर्मिनल एनर्जी की ले रखी है, आप इजीली एग्जांपल ले लो बाइक्स के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर। जैसे काफ़ी लोगों ने अब यहाँ पे ये बताया है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण क्या है कि लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, लोग बाइक्स को ना चलाएं क्योंकि उनकी सेहत सही रहेगी, इस वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए गए हैं। लोग पैदल तुरना शुरू करें जिसके उनकी एक्सरसाइज होगी। एग्जांपल बता रही हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग इसकी एग्जांपल ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा टेक आउट लॉ किया है जो कि लिमिट ऑफ प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक टर्मिनल एनर्जी यहाँ पे बता रखा है, इट वुड एडवर्सली अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बाइक बुक मत शुरू कर देना, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। ये आपकी एडवर्सली इफेक्ट, जैसे अब हम लोगों के जैसे सच में अगर प्राइस बढ़े हैं तो काफ़ी लोगों ने पेट्रोल डलवाना कम करवा दिया है, थोड़ा एफर्ट करते हैं कि पैदल ही चलें, तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो बताया इन्होंने, इट वुड एडवर्सली अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स ऑफ ऑल कोल्स एंड टर्मिनल पावर कंपनीज। ये जितनी भी कोल या टर्मिनल पावर कंपनीज है सबको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो को, इसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंट्री रिस्क। पॉलिटिकल का रिस्क समझते हो? पॉलिटिकल नाम से आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा, देखते हैं। दिस यूजुअली रेफर्स टू द रिस्क दैट अ कंट्री कैरीज ड्यू टू इट्स अनफेवरेबल पॉलिसीज, जो कंट्री के फेवर में नहीं है। कैरी कर ली कंट्री की गवर्नमेंट ने, कैरीज ड्यू टू इट्स अनफेवरेबल पॉलिसीज एंड सोशल सिचुएशंस दैट में लीड टू इंक्रीज लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसी सोशल सिचुएशंस जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लॉस को कम करने की बजाय और बढ़ा रही हैं, जैसे कह सकते हो आप लोग जले पे नमक छिड़क रही हैं, तो वो हमें कैरी नहीं करनी चाहिए, बट की जा रही हैं, क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल, जैसे आप कह सकते हो ना, कंट्री के ऊपर बैठे हैं जो लोग, उनकी चलती है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते, उसी के अकॉर्डिंग कर रखा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ कंपनी मेक प्रॉफिट but having operational out of political sensitive area like Africa or Middle East, but may have lower valuation, therefore lower stock price due to its country risk. एग्जाम्पल क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेक कर सकती है बट हैविंग ऑपरेशनल आउट ऑफ पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज, जैसे कि पॉलिटिकल सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से बता रखे हैं यहाँ पे, अफ्रीका और मिडल ईस्ट की हेल्प से, मे हैव लोअर वैल्यूएशन, जहाँ वैल्यूएशन कम है, देयरफॉर लोअर स्टॉक प्राइस, जहाँ पे आप लोग लोअर स्टॉक प्राइस ड्यू टू इट्स कंट्री रिस्क, उसकी कंट्री का रिस्क कम है, तो आप लोग उसके हेल्प से अपनी स्टॉक, जैसे आपने वहाँ से स्टॉक लो प्राइस में ले लिया और यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हो, तो उसकी पॉलिटिकल में उसकी भी इफेक्ट करती है आप लोगों को। देखो यहाँ पे और लिख रखा है, आपको इजीली एक्सप्लेन होएगा। व्हेन यू इन्वेस्ट यू आर एक्सपोज टू अ मिक्स ऑफ दीज रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जब भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो या आप लोग एक्सपोज करते हो कि आप लोगों को मिक्स टाइप के रिस्क मिलेंगे इसके अंदर, कभी कुछ रिस्क आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के, कभी कुछ,
बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टमेंट, ऐसे रिस्क के आपको अवेयर रहना चाहिए। एंड वेटेड द पोटेंशियल रिटर्न अगेंस्ट द पोटेंशियल रिस्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको पहले ही इसकी पोटेंशियल रिटर्न या पोटेंशियल रिस्क के बारे में आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसी वजह से स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन में यही चलता आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड करो। अब आपको अगर उसकी पोटेंशियल, आपको कितनी रिटर्न मिलनी है उस इन्वेस्टमेंट के बदले में, या आपको उसमें कितना रिस्क बेयर करना पड़ रहा है, आपको यही नहीं पता, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट घंटा कर रहे हो। इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। दिस इज एसेंशियली द अप्रोच ऑफ रिस्क अवेयर इन्वेस्टिंग। एक एसेंशियली अप्रोच है रिस्क अवेयर इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से आपको रिस्क बेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिलहाल हम कर रहे हैं पॉलिटिकल कंट्री रिस्क, जो कंट्री की भी रिस्क आ सकती हैं अगर कुछ भी होता है। तो की इज़ टू एनालाइज द पोटेंशियल रिस्क टू अंडरस्टैंड इफ़ दे जस्टिफाई द पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, की क्या है, मेन इसका पॉइंट क्या है कि अनालाइज कैसे कर सकते हो आप लोग पोटेंशियल रिस्क को, टू अंडरस्टैंड इफ़ दे जस्टिफाई द पोटेंशियल रिटर्न। अगर आप लोग उसकी रिटर्न को उनसे पूछ लो कि हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो हम लोगों को कितनी रिटर्न मिलेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, मुझे अगर वो बता दे कि आप लोगों को 8,000 की रिटर्न मिलने वाली है या 10 से 12 की मिलने वाली है, तो आपको उसका रिस्क का आइडिया हो जाएगा ना कि उसमें रिस्क कितना है। जितनी उसमें अमाउंट है उतनी उसमें रिस्क होएगी, तो आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हो। तो यही इसकी की एनालिसिस है। अगर आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप लोग ये नहीं अंडरस्टूड कर सकते। आज की वीडियो गाइज इनफ है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से कवर अप हुआ है। मैंने पूरे 5.5 पेजेस का आपको ये क्वेश्चन रीड करवाया है जो अभी समझाया है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप के लिंक्स हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आपको पल्लवी भाटिया नेम मिल जाएगा उस ग्रुप के अंदर, आपको देख लेना। तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो सेपरेटली। अगर ग्रुप में करना चाहो तो ग्रुप में कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से याद है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया था सेम भी रिपीट कर रही हूँ। जो आपको वीडियोज़ आगे मिलने वाली हैं रिलेटेड टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो प्लीज़ गाइज उनको स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इतना ही कहूँगी। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।